आप कांग्रेस पार्टी, एजेएल और नेशनल हेल्थ को जुदा कर सकते हैं क्या? वो तो अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं जन्म से। और अगर नेशनल हेराल्ड जो एजेएल चलाता है उसकी शेयर होल्डिंग 100% होगी तो क्या माननीय अडवाणी जी उस पर डायरेक्टर होंगे? उसमें अगर कांग्रेस के लोग नहीं होंगे, वरिष्ठ नेता, तो कौन होगा? अब उसमें कई लोग हैं, कई नॉन गांधीज भी हैं, गांधीज भी हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। ये कैसा प्रश्न हुआ कि उसमें क्यों बनाया? अगर हम क्या किसी और बाहर के किसी गैर लोग को बनाते क्या उसमें? सर, डोनेशन 18 crore rupees, एडवांस रेंट 38 crore rupees, एडवर्टीजमेंट 29 crore rupees। एजेंसी का ये कहना है कि दीज आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो आप बता सकते हैं सर, ये जो तो मजाक है ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो मैं समझ नहीं सकता कि एजेंसी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे कह सकती है ये किसके आंकड़े हैं? यंग इंडिया के हैं? दोनों कैसे? एजीएल पहले आप बात, यंग इंडिया के आंकड़े हैं ये? पूछिए, देखिए, उनसे पूछिए। ये वो आंकड़े हैं जो चलाते हुए कितने सालों से जो नॉर्मल चलाती है एजेएल नेशनल हेराल्ड को, एडवर्टीजमेंट करती होगी ज़रूर। अगर नेशनल हेराल्ड चलता है तो एडवर्टीजमेंट आएगा भी उसमें। ये यंग इंडिया कहाँ से आ गया? यंग इंडिया शेयर होल्डर है। मैंने आपको 1955 का एक जजमेंट दिया, बच्चा गजदर, जिसमें कि जो संपत्ति एजेएल की है, अगर एजेएल चलाएगी नेशनल हेराल्ड को उसको एडवर्टीजमेंट आएगा। अगर एजेएल कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेचेगी जो कि पिछले 100 साल से बेच सकती है वो, तो कुछ रुपया आएगा। वो रुपया सीधा यंग इंडिया को थोड़ी जाता है। ये किसने बोल दिया आपको? जो भी आंकड़े आप देख रहे हैं, मैं आपका लेख नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं आप, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता कि इसमें लिखा होगा यंग इंडिया को मिलाइए। बिल्कुल गलत है कहना कि यंग इंडिया आमदनी हो रही है। ये जो सारे संपत्तियां एजेएल के थे, एजेएल के हैं और एजेएल के रहेंगे, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये बार बार ये कहना कि क्राइम प्रोसीड है, क्राइम प्रोसीड है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मैं और कांग्रेस पार्टी पूरा खंडन करना चाहती है स्पष्ट तरीके से। संपत्तियां एजेएल के थे और एजेएल के हैं, कोई आमदनी नहीं हो रही है उन संपत्ति से जो यंग इंडिया के खाते में जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। सिंघवी जी, एक सवाल है। आपने कहा यंग इंडिया सेक्शन 8 कंपनी है, जरा इसको थोड़ा सा समझाइए कि यंग इंडिया 50 लाख रुपया देके 90 करोड़ की जो है उसको ट्रांसफर करवा लेती अपने नाम, और आरोप ये लगता है कि यंग इंडिया पीछे रह के एजेएल की जो तमाम अचल संपत्तियां हैं उसको सारा कंट्रोल, भले मुनाफा नहीं कमा रही हो लेकिन सिर्फ 50 लाख रुपया देके ये पूरी संपत्ति को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। अच्छा, देखिए, टैक्स का मुद्दा अलग है, वो तो सेक्शन। पहली बात तो ये है, इसमें दो बहुत फंडामेंटल त्रुटियां हैं। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया और एजेएल को एकदम दूर दराज की स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप जानते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आईबीसी में जिसको हेयरकट कहते हैं, असाइनमेंट अलाउ होता है। जहाँ ऋण होता है 100 करोड़ का, असाइनमेंट होता है 10% में, 20% पे। वो तो बाहर के स्ट्रेंजर को हो जाता है, अलाउड है कानून में। यानी मेरा जो ऋण है, मैं 1 करोड़ की जगह 10 लाख में इनको ट्रांसफर कर, 10 लाख देंगी मेरे को, इस ऋण की हकदार ये हो जाएंगी, फिर ये इनको सू करेंगी, जितना मिलेगा इनको जाएगा। 10%, 90% हेयरकट हो जाता है। इसमें तो बाहर का स्ट्रेंजर कोई था ही नहीं। एजेएल इतने दिनों से जुड़ी हुई थी कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, अगर उसको डेट फ्री करना है एजेएल को, तो उसको कॉर्पोरेटाइज करके उसने ट्रांसफर किया 50 लाख पे। ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ डेट is a known phenomenon in law. How is it illegal? There are 1 million cases we do every day where a debt is transferred and assigned to strangers at a haircut of 90%. Here there is no assignment to a stranger. There is an assignment to another organ which has got the Shirshastra Netritva of the Congress sitting on it. Second error in this is the same Bachcha Gazar error. Just because the 95% shareholder of AJL is Young India, therefore Young India is the owner of every property. ये बड़ा पढ़िए, ये बड़ा बोरिंग लगता है, ये कानूनी लगता है, ये तकनीकी लगता है। उठाइए जजमेंट। उन्होंने कहा कि अगर 100% भी कंपनी का ओन करता है तो उस कंपनी के जो टेबल, कुर्सियां और जो जवाहरात हैं वो उस होल्डिंग कंपनी के नहीं होते हैं, मालिकाना हक 0 होता है।
देखिए, पहली बात तो कि सबसे बड़ा इसका उत्तर बड़ा सरल है कि उद्देश्य आपके अनुसार, यानी आप नहीं, बीजेपी के अनुसार है कि ये हड़पने के लिए कर रहा है। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा मूर्ख उद्देश्य वाला तो कोई होगा ही नहीं ना। के अंदर है कोई भी कंपनी बना सकते थे, किसी और कंपनी पे 1000 तरीके थे उसको हड़पने के। आपने कभी सुना है मनी लॉन्ड्रिंग केस कि किसी आदमी ने सेक्शन 8 कंपनी बनाई, उसके मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया है? हड़पते कैसे हैं? साइफनिंग, मनी ट्रेल, कोई और ट्रांजैक्शन कहाँ है यहाँ पर? क्या यहाँ तो सिर्फ ये कहा गया कि आपने सिर्फ अपने जो एक यंग इंडिया बनाई और उस पर गांधीज बैठ गए, ये क्राइम है। तो मेरा मूल उत्तर आपके लिए कि जो उद्देश्य ही अपने आप में कभी क्रिमिनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सेक्शन 8 कंपनी बना के उसके शेयर होल्ड किए। अगर उद्देश्य होता क्रिमिनल तो मैं कुछ एकदम विपरीत चीज करता है इसके। मैं एक बात और कहूँगा कि यंग इंडिया जब बना, काफ़ी बातचीत के बाद बना, सलाह ली गई विशेषज्ञों से, वकीलों से, जो कंपनी लॉ जानते थे उनसे। ये कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लेता। एजेएल को हम कैसे बचाएं, ऋण मुक्त कैसे करें, सलाह ली और काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये यंग इंडिया की स्थापना की गई। लाया गया है उस पे तो ऐसा नहीं है कि यंग इंडिया की स्थापना के पीछे एक राजनीतिक बहुत मकसद सारी था। ऐसी जो नहीं है लोग। वो मकसद है तो एक वित्तीय मकसद था, एजेएल को बचाना, और एजेएल कांग्रेस की विरासत है। तो वास्तविक है कि कांग्रेस के नेता यंग इंडिया से जुड़े रहे। विशेषज्ञों के सलाह के बाद ही यंग इंडिया बना, और यंग इंडिया बना तो मेरा यह कहना है, और सिंघवी साहब भी इसका समर्थन करेंगे, कि इसमें कोई क्राइम नहीं है, कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। कानून के मुताबिक ही यंग इंडिया बना और कानून के मुताबिक ही यंग इंडिया चल रहा है। हाँ सिद्धार्थ। सर, आपने ईडी के आंकड़े भी गिनाए कि 100 में से 99 केसेस जो हैं वो विरोधी पार्टियों के नेताओं पे होते हैं। उससे पहले कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पे ईडी की कार्रवाई हुई। अब ये यंग इंडिया का मामला कांग्रेस का है। आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, वहाँ भी एंट्री हो सकती है ईडी की। तो क्या आप लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे पूरा इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पे आएगा, इस एजेंसीज के मुद्दे पे, ईडी के मुद्दे पे, खासकर इसके बाद में? और क्या 25 तारीख को भी आप लोग जैसे आज प्रदर्शन किया है, देश भर में प्रदर्शन करेंगे क्या? जयराम सर, आपसे सवाल है। देखिए, ये जो सामूहिक रूप से हमारा सहयोग है इस मुद्दे पे, ये पुराना है, कोई नया नहीं है। जब इंडिया अलायंस बनी उससे पहले से ये है। आज इस देश में ये बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है बार बार हमारे द्वारा हर फोरम से कि ये एक राजनीतिक द्वेष प्रतिशोध वाला राजनीति है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 2 आपको बड़े विशेष आंकड़े दिए, 3 कि कन्विक्शन रेट। आप अगर समझते हैं कि जिसको अगेंस्ट आप कर रहे हैं केस वो तो दोषी है, वो तो क्रिमिनल है, तो एक्चुअल कन्विक्शन रेट 1 से 2% भी नहीं होगी। नंबर 3, ये जब भी आप पूछते हैं ईडी से, बोलते हैं कि हमने इतने सारे केसेस किए, उसमें से सिर्फ 100 तो दोषी है, 1000 लोग तो क्रिमिनल थे। ये प्रश्न नहीं है। वो जो राजनीतिक लोग थे 100, 200, 500, उसमें से राजनीतिक प्रतिद्वंदी कितने थे? उसमें से 95-97% राजनीतिक प्रतिद्वंदी। क्यों है ये कि ये लॉन्ड्री फैक्ट्री, क्यों है ये कि ये पूरी वॉशिंग मशीन किसी एक एनडीए, किसी एक बीजेपी के विरुद्ध नहीं इस्तेमाल होती है? तो ये मुद्दे तो अब सर्वविदित हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुमत की धौंस जमा के आप उसका दुरुपयोग करिए जब तक चलता है। किसी दिन आपको भी मालूम पड़ेगा कि क्या होता है इस प्रकार की गलत काम करने का। जनता इसको कोई मानती नहीं है, बीजेपी के समर्थक भी नहीं मानते इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति को। सर लगातार सर आप सर एक चीज सर सर एजेएल के बारे में आपने बताया कि कांग्रेस बराबर मदद करती रही, हर वक्त पर मदद करती रही, खासतौर पर जब आर्थिक संकट से जूझती रही।
सवाल ये उठ रहा है सर कि जब आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था तो उस दौरान क्या कांग्रेस जिस तरीके से पहले मदद करती रही वो उस टाइम भी कर सकती थी? ये यंग इंडिया नाम की नई कंपनी खोलने की ज़रूरत क्या थी? और अगर इसको खोला गया तो इसमें आपने जैसे शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बना दिया, तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी के नाम शेयर होल्डर में डालना था, इसलिए नई कंपनी बनाई गई? क्योंकि आप तो उस कंपनी का लोन पहले भी माफ करवा प्रश्न को सकते थे। दोहरा रहे हैं जिस प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है पहले। सर सवाल ये उठ रहा है कि मैं नई कंपनी की बता जरूरत दूं ही नहीं थी, अगर आपको। आप उस कंपनी का पैसा देखिए, ऐसा जिस है, तरह से पहले मदद कर रहे थे वैसे हो ये जाता था। बात चल रही है 50 के पहले से, तब ये सब ढांचे नहीं सोचे गए थे। जैसा मेरे मित्र ने कहा, उन सबको सोच समझ के विशेषज्ञों से राय करके, जब आजकल कंपनी लॉ में, कानून में बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं, उसके आधार पे किया गया ये। और इसका उद्देश्य एक ही था, किस प्रकार से एजेएल को ऋण मुक्त किया जाए, किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड और एजेएल का पुनर्निर्माण हो, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से डिस्टेंट किया जाए और एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाए। ये सब चीज़ें विशेषज्ञों की रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट्स, विचार विमर्श के बाद हुई है, ये हवाबाजी में नहीं हुई है, कानून को देख के हुई है। अब उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपका कि उसके ऊपर हम किसको बिठाते, तो इसमें मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि कौन बैठते। अगर उसमें 4 या 5 नॉन गांधीज थे, 2 गांधीज थे, तो इसमें और कौन होंगे? नहीं, राइट ऑफ, पॉइंट इज कि राइट ऑफ करने में फिर इनकम टैक्स के और प्रश्न आते कि आपने राइट ऑफ कैसे कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज क्यों नहीं किया। इसमें तो हमने कंसिडरेशन दिखाया कि हमने जो ऋण है वो वहाँ दिया, उसके बदले में इक्विटी मिली। देखिए ये चीज़ें, चलिए मान लिया आप कह रहे हैं गलती की हमने, एक मिनट सुनिए आप, ये क्रिमिनल है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? अभी बात हमारी हो रही, गलती की बात थोड़ी हो रही है। इनकम टैक्स में हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, गलती हुई उसकी मेरे को पता नहीं। आज एक ही प्रश्न है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? मैंने तो आज तक कभी सोचा भी नहीं, स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने को मनी लॉन्ड्रिंग कह दे कोई आदमी। मैंने कहा हास्यास्पद होगा ये। देखिए, आप बार बार शेयर होल्डर का जिक्र कर रहे हैं। शेयर होल्डर कौन होता है? जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी में या आपको दिया जाता है शेयर, उस शेयर के आधार पर कुछ आमदनी होती है आपकी, कुछ इनकम होता है, उस इनकम को आप डिक्लेयर करते हैं। यंग इंडिया के जो कहते हैं शेयर होल्डर, उनकी क्या आमदनी है बताइए, क्या इनकम हुआ है? तो बार बार ये शेयर होल्डर कहना, क्योंकि लोगों के मन में ये है अगर आप शेयर होल्डर हैं तो कुछ डिविडेंड मिल रहा होगा, कुछ आमदनी हो रही होगी। पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी है, इसमें कोई सिटिंग फी नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं,